नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस चैनल पर। आज एक बार फिर से मौजूद है आपके साथ बड़ी खबरों के साथ, जहां पर देश दुनिया की ताजा बड़ी ब्रेकिंग न्यूज एंड अपडेट आपके लिए लेकर आए हैं। आपको बता दें, किसानों ने अंबानी को बहुत बड़ा झटका दिया है। अंबानी का जियो में बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। वहीं दूसरी बड़ी खबर में आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी को एक और चुनाव में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। बीजेपी का पूरी तरीके से सूपड़ा साफ हो गया है। वहीं तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे, किसान आंदोलन में शामिल किसानों ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। बोले 2024 में भाजपा की ट्रेन को कर देंगे बेपटरी। जी हाँ दोस्तों, क्या कुछ है इस खबर में आपको आगे विस्तार से बताएंगे। वहीं चौथी बड़ी खबर में आपको बता दें, बिहार के नेता तेजस्वी यादव ने किसानों के लिए बहुत बड़ा प्रस्ताव रखा है। अगर आप भी किसानों के समर्थन में डट कर खड़े हैं तो अपना समर्थन दर्ज करने के लिए लाइक करें इस वीडियो को और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को जोर दबा लें। बढ़ते हैं पहली बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें, भारत की सबसे बड़ी टेलीकॉम ऑपरेटर रिलायंस जियो को किसान आंदोलन के चलते पंजाब और हरियाणा में भारी नुकसान उठाना पड़ा है। ट्राई की ओर से रिलीज किए गए डेटा के मुताबिक दिसंबर 2020 में सिर्फ पंजाब और हरियाणा ही दो ऐसे राज्य थे जहां जियो के उपभोक्ताओं की संख्या में कमी आई है। और आगे बताया गया है कि नवंबर 2020 तक पंजाब में जियो के लगभग 1.5 करोड़ यूजर थे, जबकि दिसंबर अंत तक इनकी संख्या 1.25 करोड़ पर पहुंच गई। आपको बता दें, पिछले 18 महीनों में यानी 1.5 साल में जियो के यूजर बेस में आई सबसे बड़ी गिरावट रही है। कमर्शियल लॉन्च के बाद यह दूसरी बार है जब जियो के उपभोक्ताओं की संख्या में इतनी बड़ी कमी आई है। इससे पहले नवंबर 2019 में भी कंपनी के यूजर्स घटे थे, लेकिन तब यह असर बीएसएनएल को छोड़कर सभी निजी टेलीकॉम ऑपरेटरों पर पड़ा था। वहीं दूसरी तरफ हरियाणा में नवंबर 2020 में जियो के पास लगभग 95 लाख उपभोक्ता थे, जो कि दिसंबर के अंत तक 89 लाख पर आ गए। सितंबर 2016 में लॉन्च के बाद से हरियाणा में पहली बार जियो के यूजर बेस में गिरावट दर्ज की गई है। किसान आंदोलन के चलते जियो को इतना भारी नुकसान उठाना पड़ा है। दिसंबर 2020 के ट्राई के डेटा के मुताबिक रिलायंस जियो के यूजर बेस में लगभग 4.25 लाख नए उपभोक्ता जुड़े, जबकि इस दौरान एयरटेल के 40 लाख उपभोक्ता जुड़े, लगभग 10 गुना। इस बात से खपा जियो ने ट्राई को पत्र लिखकर एयरटेल और वोडाफोन की शिकायत की है। जियो ने कहा है कि प्रतिद्वंदी कंपनियों के इस रवैये से जियो के कर्मचारियों की सुरक्षा प्रभावित हो सकती है। वहीं एयरटेल और वोडाफोन ने जियो के इस आरोपों को आधारहीन बताया है। बढ़ते दूसरी बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें, एक और चुनाव में भाजपा का पूरी तरीके से सूपड़ा साफ हो गया है। जी हां, आपको बता दें, मिजोरम में नगर निगम चुनाव हुए थे और उसके रिजल्ट अब घोषित हो गए हैं। आपको बता दें, सत्तारूढ़ मिजो नेशनल फ्रंट ने 19 में से 11 सीटें जीतकर आइजोल नगर निगम का चुनाव अपने नाम कर लिया है। सभी 19 वार्डों में चुनाव लड़ने वाली मुख्य विपक्षी पार्टी जोरम पीपुल मूवमेंट ने 6 में जीत हासिल की, जबकि 2 मौजूदा पार्षदों सहित 19 उम्मीदवारों को मैदान में उतारने वाली कांग्रेस ने 2 सीटों पर जीत हासिल की। भाजपा एक भी सीट जीतने में नाकाम रही। कुल 7 मौजूदा पार्षदों को फिर से चुना गया, जबकि 12 अन्य नए चेहरे हैं। इससे पहले पंजाब में नगर निगम चुनाव हुए थे। वहां पर कांग्रेस ने भाजपा को जबरदस्त पटकनी देते हुए भयंकर जीत हासिल की और भाजपा का सूपड़ा साफ हो गया था। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बता दें, आंदोलन में शामिल किसान बोले 2024 में भाजपा की ट्रेन को कर देंगे बेपटरी। जी आपको बता दें, 3 महीने से कृषि कानून को लेकर किसान आंदोलन पे बैठे हैं और पिछले कुछ दिनों से किसानों ने रेल रोको अभियान भी चलाया था और कई जगहों पर ट्रेनें भी रोक दी थी। इसी बीच गाजीपुर यूपी बॉर्डर पर किसानों ने आंदोलन को अपना समर्थन देने उत्तराखंड भारतीय किसान यूनियन के नेता अशोक रावत ने कहा कि आज जो किसानों ने केवल ट्रेनें रोकी हैं, लेकिन अगर सरकार उनकी बातें नहीं मानती है तो यही किसान 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की चुनावी ट्रेन को बेपटरी कर देंगे। रावत ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह समझना चाहिए कि उनकी लोकप्रियता तभी सफल होगी जब इस देश का जवान और किसान उनके साथ खड़ा है। अगर ये साथ उनके पास से हट गया तो उनकी सत्ता भी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगी। किसान नेता ने कहा कि सरकार को अभी भी चेत जाना चाहिए और तीनों विवादित कानूनों को तत्काल वापस ले लेना चाहिए। आंदोलन के बीच
किसान नेता देश के राजनीतिक हालत पर भी पूरी नजर बनाए हुए हैं। पंजाब निगम चुनाव परिणामों को किसानों की जीत बताते हुए रविंदर सिंह ने कहा कि पंजाब के किसानों ने बता दिया है कि अब देश में केवल वही राज करेगा जो देश के किसानों की बात करेगा। किसानों का कहना है कि आज भाजपा और अकाली दल की स्थिति पंजाब में बहुत खराब हो गई है। वही हालत इन दलों को पूरे देश में भी देखना पड़ सकता है। वहीं अगली बड़ी खबर में तेजस्वी यादव ने आंदोलन में मृत किसानों के लिए मौन रखने का प्रस्ताव रखा है। जी हां, आपको बता दें, बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार और केंद्र सरकार पर किसानों के प्रति असंवेदनशील होने का आरोप लगाया है। तेजस्वी ने कहा कि उन्होंने बिहार विधानसभा में सत्र के दौरान आंदोलन में मारे गए किसानों के प्रति 2 मिनट का मौन रखने का प्रस्ताव दिया। सर्वदलीय बैठक में भी उन्होंने ऐसा ही प्रस्ताव रखा, लेकिन इसकी अनदेखी कर दी गई। तेजस्वी का कहना है कि वह इस बात से बेहद आहत हैं कि शोक संवेदना व्यक्त करने का यह प्रस्ताव रखने की बात स्वीकार नहीं की गई। किसान विरोधी एनडीए सरकार के पास शोक संदेश पढ़कर 2 मिनट का मौन रखने का समय भी नहीं है। तेजस्वी ने सदन में शोक प्रकट करने का प्रस्ताव रखने की अनुमति चाहिए। उसी वक्त सभापति ने सदन को 22 फरवरी सुबह 11 बजे तक स्थगित करने की घोषणा कर दी। बता दें कि कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग करते हुए दिल्ली की सीमाओं पर पिछले 86 दिनों में आंदोलन कर रहे हैं और इस दौरान कई किसानों की मौत भी हो गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी मारे गए किसानों के प्रति शोक संवेदना प्रकट करते हुए लोकसभा में 2 मिनट का मौन रखने का प्रस्ताव दिया था। वहीं अगली बड़ी खबर में बीजेपी सांसद का विधायक बेटा थामेगा कांग्रेस का हाथ। जी हां, आपको बता दें, बीजेपी सांसद बीएन बाचेगौड़ा के बेटे और निर्दलीय विधायक शरद बाचेगौड़ा कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं। उन्होंने ऐलान किया कि इस महीने के अंत तक वे कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाएंगे। शरद ने कहा कि अभी इसको लेकर कोई तारीख तय नहीं की गई, लेकिन इस महीने मैं कांग्रेस में शामिल होने जा रहा हूं। शरद ने घोषणा कर अपने अगले राजनीतिक कदम की पुष्टि भी कर दी है। भाजपा से बगावत करने के बाद शरद ने दिसंबर 2019 में होसकोट विधानसभा सीट के लिए हुए उपचुनाव में भगवा पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ने वाले एमटीबी नागराज को शिकस्त दी थी। नागराज कांग्रेस के उन असंतुष्ट विधायक में शामिल थे जिन्होंने 2019 में विधानसभा से इस्तीफा दे दिया था। बाद में वह भाजपा में शामिल हो गए थे, लेकिन उपचुनाव में हार यह आरोप लगाया गया था कि बाचगौड़ा ने अपने बेटे शरद को जिताने के लिए अप्रत्यक्ष तौर पर मदद की, लेकिन उन्होंने आरोपों को खारिज कर दिया। शरद ने कहा कि उन्होंने कांग्रेस में शामिल होने के अपने निर्णय के बारे में अपने पिता को औपचारिक रूप से जानकारी नहीं दी है। उन्होंने कहा कि सब कुछ सार्वजनिक है, इसलिए मैंने उन्हें अभी कुछ नहीं बताया है, उन्हें इस बात की जानकारी होगी। वहीं भाजपा सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा और प्रदेश भाजपा नेतृत्व ने इसकी इजाजत नहीं दी। दरअसल वे शरद के पार्टी से बगावत करने और पार्टी के उम्मीदवार को हराने के चलते उनसे बहुत नाराज हैं। वहीं अगली बड़ी खबर में पीरजादा का कांग्रेस लेफ्ट के साथ गठबंधन और इसके साथ ही बंगाल चुनाव में बदल गए समीकरण। जी हाँ, आपको बता दें, कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट ने मंगलवार को भारतीय सेक्युलर फ्रंट के साथ चुनावी गठबंधन किया। 3 पार्टियां मिलकर पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ेंगी। सेकुलर फ्रंट पिछले महीने पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ने बनाई थी। पीरजादा जो पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में फुरफुरा शरीफ के प्रभावशाली मौलवी माने जाते हैं। माना जा रहा है कि कांग्रेस और लेफ्ट का पीरजादा की पार्टी के साथ गठबंधन के बाद उन्हें सीटों पर बढ़त नजर आ रही है। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस लेफ्ट को मात्र 2 सीटें मिली थी और उनका वोट प्रतिशत 12 था। पार्टियों को उम्मीद है कि उन्हें आईएसएफ के समर्थन से कम वे सीटें वापस मिल जाएंगी जो उन्हें बीते कुछ वर्षों में खोई है। इस डील के बाद अब पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का टीएमसी, बीजेपी और लेफ्ट कांग्रेस आईएसएफ गठबंधन के बीच तिकोड़ी होता नजर आ रहा है। हालांकि अभी यह देखना बाकी है कि ओवैसी की आमीम कितनी सीटों पर चुनाव लड़ती है और तृणमूल के मुस्लिम वोटों का इस पर क्या प्रभाव पड़ता है। खासकर 2011 से जब टीएमसी सत्ता में है, तब से उसे दक्षिण बंगाल में भारी मुस्लिम समर्थन मिलता रहा। धार्मिक नेताओं और प्रभावशाली मौलवियों ने मुस्लिम मतदाताओं में ममता बनर्जी की सरकार का समर्थन करने की अपील की और ममता बनर्जी को समर्थन मिला भी। मुस्लिम बहुत इलाके मुर्शिदाबाद और उत्तर बंगाल में उत्तर दिनाजपुर हालांकि बड़े पैमाने पर कांग्रेस का गढ़ रहे हैं। अब्बास सिद्दीकी की
आईएसएफ संभावित रूप से बंगाल भाषी मुस्लिम वोटरों को बिना आमीम के समर्थन से टीएमसी कांग्रेस लेफ्ट के बीच 3 तरीकों से विभाजित कर सकती है। अब जबकि आईएसएफ ने कांग्रेस वाम के साथ गठबंधन कर लिया, ऐसे में टीएमसी के अब संभावित रूप से कम मुस्लिम वोट मिल सकते हैं। पिछले साल बिहार विधानसभा चुनाव में आमीम को 5 सीटें मिली थी। उनके इस प्रदर्शन को वोट कटर के रूप में देखा गया और दावा किया गया कि इससे बीजेपी को फायदा मिला है। बंगाल चुनाव लड़ने के उनके फैसले के बाद यह चर्चा शुरू हो गई कि उनकी पार्टी टीएमसी का वोट काटकर उसके लिए बड़ी चुनौती खड़ी करेगी और इससे बीजेपी को फायदा मिलेगा, यह महसूस करते हुए कि बंगाल में पर्याप्त हिंदी भाषी मुसलमान नहीं हैं। हालांकि ओवैसी ने अपने दम पर चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया और इसे अब्बास सिद्दीकी का समर्थन किया, लेकिन मौलवी ने अपनी पार्टी बनाने का फैसला किया और कांग्रेस लेफ्ट तक पहुंच गए। कांग्रेस लेफ्ट ने पीरजादा से यह शर्त रखी कि वो ओवैसी के साथ संबंध तोड़ लें। वहीं अगली बड़ी खबर में कर्नाटक के मंत्री जारकिहोली का दावा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के 20 से ज्यादा विधायक भाजपा में शामिल होने को तैयार।